हिडेनबर्ग रिपोर्ट में दी गई जानकारियों से भारत की वित्तीय व्यवस्था निजी कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच की साठगांठ की पोल खोलती हुई नजर आती है। हिडेनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी स्थित शॉर्ट सेलर है, जिन्होंने 18 महीने पहले एक अपने रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर मूल्यों में हेरफेर को लेकर आरोप लगाए थे। ऐसे ही उसने एक बार फिर आरोप लगाए कि सेबी अध्यक्ष जो अडानी समूह की जांच को देखरेख कर रही थी, उसकी भी अडानी मनी साइफिंग घोटाले से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। ऐसे में यह रिपोर्ट मौजूदा मोदी सरकार के लिए साजिश तो मुख्य विपक्षी दलों के लिए यह एक अडानी द्वारा वर्तमान भारतीय सरकार की देखरेख में और वित्तीय प्रणाली के समर्थन से की गई मानव संसाधन और अपने समाज के साथ मानव समाज के इतिहास का सबसे बड़ा लूटखसोट है। खैर, अब सवाल यह है कि अगर इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही या विश्वसनीय नहीं है तो फिर इस रिपोर्ट के खिलाफ बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत, और अगर बयानबाजी हो रही है तो इसके क्या मतलब है? क्योंकि कई लोगों का समूह लगातार यह कहता आ रहा है कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर हम विश्वास नहीं करते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वे इन आरोपों को वे लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ही उनकी भलाई है, वरना अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं जो काफ़ी गंभीर है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट जनता के सामने आई तो ये अडानी समूह और सेबी के प्रमुख इस रिपोर्ट के खिलाफ अपने बयान जारी करने के लिए सामने आए, जिसमें अडानी समूह ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार और अडानी समूह की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से जारी की गई एक रिपोर्ट है। वहीं सेबी के प्रमुख ने भी कहा कि हमारी वित्तीय गतिविधि और पूंजी खुली किताब है और यह सार्वजनिक तौर पर मौजूद है, इसलिए इस रिपोर्ट द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमें यह समझना होगा कि यह रिपोर्ट अडानी समूह के खिलाफ कोई नई रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले पिछले साल भी इस तरह की रिपोर्टें जारी की गई थी, जिसके बाद भारतीय राजनीतिक दल और भारतीय वित्तीय बाजारों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली थी। उसके बाद विपक्षी पार्टियों की ओर से वर्तमान सरकार के से इस रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए काफ़ी दबाव बनाए, लेकिन किसी भी तरह वर्तमान सरकार ने इन रिपोर्टों के खिलाफ पूछे जा रहे किसी भी सवाल का जवाब न देकर इस रिपोर्ट में दी गई जानकारियों को लेकर की जा रही आलोचना को धीमी करने की कोशिश की। उसके बाद यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन सभी आरोपों की जांच के लिए ले जाया गया। फिर कई सुनवाई के बाद अदालत ने सहमति व्यक्त की कि ठीक है, हम इन सारे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। सेबी को इन मामलों की भी जांच करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सेबी एक न्यायिक और स्वायत्त निकाय है और यह भारतीय सरकार द्वारा नियंत्रित है, जिस पर हमें पूरी विश्वास करनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों स्वतंत्र समितियों ने इस मामले की जांच की, जिसमें अडानी समूह के खिलाफ शेयर मूल्यों में हेरफेर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिर अदालत में उस रिपोर्ट को सौंप दी गई, जिसमें यह कहा गया कि हमें किसी भी तरह की बड़ा वित्तीय अनियमितता देखने को नहीं मिली, और सेबी ने बताया कि फिलहाल उन्होंने 24 में से 22 मामलों की जांच की है, जिसमें हमें कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं देखने को मिली या उसके की जांच आगे की जा रही है। वह विपक्षी दलों और कई नागरिक समाज के समूह ने कहा कि हमें केवल सेबी की जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करनी चाहिए और हमें जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति के तहत नए सिरे से इसकी जाँच करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार ने अभी तक विपक्षी दलों द्वारा की गई संसदीय दल की संयुक्त जांच की मांग को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार किसी भी आरोप को स्पष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन विपक्षी दल जेपीसी की मांग लगातार करते आ रहे हैं। आखिर मुख्य विपक्षी दलों द्वारा लगातार जेपीसी की मांग क्यों की जा रही है? इसकी कुछ खास वजह यह है कि समिति का गठन संसद के समक्ष प्रस्तुत की किसी भी विशेष विधेयक की जांच करने या किसी भी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं को मामले में जांच करने के उद्देश्य से किया जाता रहा। यह समिति एक प्रकार की विशेष समूह है और एक निश्चित समय के लिए गठित की जाती है, जिसमें विशेष मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से ही की जाती रही है। इसके लिए एक सदन में प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होता है और दूसरे सदन में समर्पित किया जाता है। इसकी संख्या सांसद द्वारा तय किए जाते हैं और अलग अलग संख्या भी हो सकती है। राज्यसभा के रूप में लोकसभा के 2 गुने सदस्य भी हो सकते हैं। इसे किसी भी विशेष मामलों के संबंध में मौखिक या लिखित रूप से साक्ष्य जुटाए या दस्तावेज की मांग करने की अधिकृत किया गया है।
जनहित मामलों को छोड़कर समिति की बैठक और निष्कर्ष गोपनीय भी हो सकती है। सरकारें किसी भी तरह की दस्तावेज को रोके रखने का निर्णय भी ले सकती है अगर वह राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल है तो। सबूत मांगने पर विवाद के मामले में स्पीकर के पास अंतिम शब्द होते हैं। समिति इच्छुक पार्टियों के पूछताछ के लिए आमंत्रित भी कर सकती है और अपने सामने पेश होने के लिए भी बुला सकती है। संसद में यह रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति भंग हो जाती है। ऐसे में वर्तमान सरकार के प्रवक्ता ने कई मीडिया समूहों को बताया कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो हमारी वित्तीय वृद्धि और स्वतंत्र जांच को स्थिरता करना चाहती है। इसके अलावा ये हमारी संस्था की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते। तो सवाल यह है कि आप सरकार में हैं, फिर बाहरी ताकतें आपके देश के संसाधनों को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी सरकार में बने रहने की क्या मतलब। एक पक्ष ये है। अब विपक्षी पार्टियों द्वारा यह कहना है कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और कुछ कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने और भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे बाजार पर कब्जा करने के लिए वित्तीय संसाधनों के साथ हेराफेरी की गई है। अब आम जनता यह समझ सकती है कि सभी सरकारें सरकारी कंपनियों में विनिवेश के लिए इतनी उत्सुक क्यों होती है। यह सिर्फ इसलिए कि इसमें पैसों और भागीदारी की लेन देन इतनी बड़ी होती है कि अगर एक आम आदमी इसे समझना चाहे तो उसके लिए नामुमकिन है। और इस तरह से आप आम लोगों को गरीबी में धकेल सकते हैं और वहाँ से बाहर आने में उनके जीवन के कई साल लग जाएंगे। तब तक आप सरकार में बने रह सकते हैं और सत्ता का आनंद भी ले सकते हैं और लोग अभी भी सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी और शिक्षा और जल निकासी प्रणालियों जैसे कई मुद्दों को लेकर संघर्ष करते मिल जाएंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या फिर भी किसी तरह की अन्य सवाल हो तो जो हमें ज़रूर लिखें।